नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में। जैसा कि आप लोगों से कमिटमेंट किया गया था कि हम लोग आपके सामने कई सारे सब्जेक्ट्स के करंट अफेयर्स के क्रैश कोर्स को पेश करेंगे। उसी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए आज हम लोग आपके लिए सुपर आईएएस बाय टेक्स्ट बुक चैनल के ऊपर साइंस एंड टेक का जो 1 ईयर करंट अफेयर्स का सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ये आज शुरुआत है, सेट नंबर 1 है, लेकिन मेरी आपसे कमिटमेंट है कि इन पर्टिकुलर सेट्स को हम लोग यहाँ पूरा करेंगे। हमने आईआर को ऑलरेडी शुरू कर दिया है, उसमें आई थिंक 5 to 6 सेट्स बनेंगे और साइंस एंड टेक में भी अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 सेट्स बनेंगे। उनको हम लोग यहाँ पे पूरा करने वाले हैं और ये पूरी की पूरी जो चीज़ है आने वाले 7 to 10 डेज के अंदर जो है ये कंप्लीट आपके सामने पेश करवा दी जाएगी। अगर आपने ऑलरेडी जो है हमारा आईआर वाला सेट नहीं देखा है उसको जाकर के डेफिनेटली देखिए। अगर आपको वो नहीं मिल रहा है उस केस में आप लोग यहाँ पर दिया गया टेलीग्राम चैनल है, इसको जाकर के जो है फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर के आपको आईआर का सेट नंबर 1 भी अवेलेबल हो जाएगा। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें उस पर्टिकुलर वीडियो पे मिला एंड दैट इज़ वाई वी आर अगेन इट गिव्स अस मोर मोटिवेशन कि हम लोग इस तरह की वीडियोस आपके लिए टाइम टू टाइम लाते भी रहें। आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनको बताना चाहूँगा दोस्तों, मेरा नाम अनिरुद्ध है एंड आई एम अ टीचर फॉर ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक एंड आईआर फॉर यूपीएससी सीएससी। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी आईआईटी मद्रास से और इसके अलावा आई हैव ऑल्सो सर्व्ड एज अ डीवाईएसपी इन पंजाब पुलिस फॉर 2 ईयर्स और इसके अलावा मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जो है यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाला सीएपीएफ का जो एग्जामिनेशन है उसको भी क्लियर किया है एंड ऑल्सो आई हैव अपीयर्ड इन यूपीएससी सीएससी इंटरव्यू मल्टीपल टाइम्स। वो चीज़ भी जो है हम लोग यहाँ पर उस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हैं और उसी एक्सपीरियंस के माध्यम से आपके लिए ये चीज़ों को और आसान बनाने की कोशिश करते हैं। राइट, तो शुरू करते हैं। इसका थोड़ा तरीका हम लोग अलग रखने वाले हैं एज कम्पेयर टू आईआर। इसमें एक क्वेश्चन होगा, साथ में उसके साथ जुड़ा हुआ टॉपिक होगा। क्वेश्चन टॉपिक जैसे आपके सामने है। सबसे पहला सवाल है, फिर उसके साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है, फिर एक और सवाल है, फिर एक और टॉपिक है। इस तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका फ़ायदा क्या है कि आपको ये भी मालूम पड़ता रहेगा कि यूपीएससी में जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से बन सकते हैं इन दिए गए टॉपिक्स में से। विद रेफरेंस टू पहला सवाल आपके सामने है, चंद्रयान 3 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट विल बी रिपीट ऑफ चंद्रयान 2 बट विदाउट एन ऑर्बिटर। तो आपको याद करवा दूं, चंद्रयान 2 में हमने 3 चीजें भेजी थी, ऑर्बिटर था, लैंडर था और रोवर था। और आपको याद ये भी करवा दूं कि जो लैंडर था जिसका नाम यहाँ पे रखा हुआ था विक्रम, इसकी लैंडिंग दोस्तों सही नहीं हुई थी। इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होने की बजाय हार्ड लैंडिंग हुई थी, जिसकी वजह से चंद्रयान 2 जो है वो अपने मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाया था। चंद्रयान 3 एक तरीके से चंद्रयान 2 की जो शॉर्टकमिंग रह गई थी उसी को पूरा करने के लिए यहाँ पे चंद्रयान 3 को भेजा जा रहा है। इट विल बी ए रिपीट ऑफ चंद्रयान 2 बट विदाउट एन ऑर्बिटर। ये बिल्कुल सही चीज़ है, आपको बताऊंगा भी इसके बारे में 2-3 फैक्ट्स और भी हैं। इट विल लाइकली अटेम्प्ट अनदर सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनर सरफेस। ये वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पे डेफिनेटली एक ट्रू स्टेटमेंट है। जो सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान 2 अटेम्प्ट कर रहा था वही वाली सॉफ्ट लैंडिंग आपका चंद्रयान 3 भी यहाँ पे अटेम्प्ट करने वाला है। आपके सामने है चंद्रयान 3 एमिंग टू अचीव अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द साउथ पोल ऑफ द लूनर सरफेस विच इज द लीस्ट एक्सप्लोर्ड रीजन ऑफ द मून टू डेट। तो आपको मालूम होगा कि जितने भी मिशंस अभी तक अलग अलग देशों ने, कई सारे देशों ने अपने मिशंस मून को भेजे हैं, लेकिन जितने भी मिशंस भेजे गए हैं दोस्तों वो अधिकतर जो मिशंस हैं वो नॉर्थ पोल की तरफ ही भेजे गए हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज जो कि यहाँ पे कोशिश कर रही है कि वो मून की साउथ पोल पे अपने किसी मिशन को भेज सके, बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि जो लूनर साउथ है इट ऑलमोस्ट रिमेन्स इन शैडो एंड इट इज़ मच लार्जर देन दैट एट द नॉर्थ पोल। और ये भी माना जाता है कि शायद वहाँ पर पानी की प्रेजेंस भी आपको देखने को मिल सकती है इन परमानेंटली शैडोड एरियाज अराउंड इट। और इसी के चलते चंद्रयान 3 को यहाँ पे भेजा जा रहा है। इट इज़ बेसिकली अ सक्सेसर टू चंद्रयान 2, लेकिन इसमें आपको ऑर्बिटर देखने को नहीं मिलेगा, इसमें आपको केवल लैंडर और रोवर देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि बाकी देशों के द्वारा जो मेजर मिशंस भेजे गए हैं मून पे, तो यूएसए के द्वारा भेजा गया है दोस्तों आर्टेमिस मिशन, इंडिया के द्वारा ऑब्वियसली चंद्रयान 1, 2 एंड नाउ हम लोग 3 की प्लानिंग में है। चाइना के द्वारा भेजा गया है चैंग-ई प्रोजेक्ट। रिसेंटली सुर्खियों में रहा था चैंग-ई प्रोजेक्ट बिकॉज इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के चलते चाइना बेसिकली मून से मिट्टी उठा करके लेकर आया है धरती पे और उसकी एनालिसिस भी करी जा रही है। और रशिया के द्वारा भेजा गया है जो मिशन, उसका नाम है लूना 25। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इन मिशंस को
मार्स के मिशंस के साथ कंफ्यूज नहीं करना, ये कंफ्यूजन अक्सर कई सारे बच्चे करते हैं, डोंट डू दैट। मून के मिशंस अलग हैं और मार्स के मिशंस अलग हैं। इंडिया के नाम याद करने आसान है क्योंकि इंडिया में चंद्रयान और मंगलयान है, लेकिन बाकी देशों के नाम जो है वो अंग्रेजी के नाम होंगे, तो आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकती है कि कौन सा मिशन किस पर्टिकुलर हमने सेलेस्टियल बॉडी के ऊपर भेजा है। इसका प्लीज आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द टॉपिक ऑफ विकास इंजन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इन इंडिया, डीकम्पोजर टू कंटेन द स्टबल बर्निंग, इसरोज गगनयान मिशन, नन ऑफ द अबव। आई थिंक सिंस हम लोग बातचीत ही कर रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी की, सिंस हम लोग बातचीत ही कर रहे हैं इसरो के प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो ऑब्वियसली आप लोग समझ चुके होंगे कि यहाँ पर हम लोग जो है इसरो का जो गगनयान मिशन है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसरो के गगनयान मिशन को लेकर धीरे धीरे हम लोग कदम आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि इसकी लॉन्चिंग जो है वो होने वाली थी, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड-19 ये थोड़ी सी डिले हुई है, जिसके चलते इसकी लॉन्चिंग अब प्लान्ड है इस साल के एंड में, राइट। सो इसरो ने क्या किया है, इन्होंने एक पैक्ट साइन किया है रशिया की फर्म, आपको मालूम होगा, ग्लैव कॉस्मॉस के साथ। और ये हमारा अधिकतर जो इसमें सहयोग है ये कुल मिला के रशिया और फ्रांस से इंडिया को मिल रहा है। सो कंट्री के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं इनकी ट्रेनिंग करवाने के लिए इसरो ने इस पैक्ट को साइन किया है। गगनयान प्रोजेक्ट के लिए इस पैक्ट को साइन किया है रशिया की एक फर्म है ग्लैव कॉस्मॉस के नाम से। इसमें जो विकास इंजन है इसका इस्तेमाल किया जाएगा विच विल बी पावरिंग द एम्बिशियस गगनयान मिशन इनटू स्पेस। और इसका जो लिफ्ट हमने ऑलरेडी रॉकेट लिफ्ट लॉन्चर जो कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, दैट इज गोइंग टू बी द फ्लैगशिप GSLV Mark 3, जो कि इंडिया के हैवीएस्ट से हैवीएस्ट हमारे ऑब्जेक्ट्स को भी स्पेस में प्लेस करने के लिए सक्षम माना जा चुका है। अगर आप देखेंगे जो बाकी देश यहाँ पे भेज रहे हैं जितने भी मिशंस, उनके संदर्भ में गगनयान जो है वो काफ़ी छोटा इन साइज होने वाला है। रशिया का जो मिशन है उसका नाम सोयूज है, चाइना का जो मिशन उसका नाम शेंजू है, नासा का जो प्लान्ड मिशन है उसका नाम है ओरायन या फिर ओरियन। ये वाले तीनों मिशंस इससे थोड़े बड़े होंगे साइज में, लेकिन गगनयान उसके संदर्भ में थोड़ा छोटा होने वाला है। और अगर इंडिया ऐसा कर देता है और अगर इंडिया ऐसा सक्सेसफुली कर देता है तो उस केस में इंडिया विल बिकम द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड। पहली यहाँ पे अर्स्टवाइल USSR है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे USA है, तीसरे नंबर पे यहाँ पे चाइना है और चौथे नंबर पे हमारा प्यारा भारत आ जाएगा अगर हम लोग इस पर्टिकुलर मिशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर देते हैं। इस मिशन के बहुत सारे यहाँ फायदे होने वाले हैं अगर वाकई में इसको इंडिया यहाँ पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर देगा। इसकी जो कॉस्ट है इट इज गोइंग टू बी लेस देन 10,000 करोड़ एंड इंडिया टू बी द 4th नेशन टू लॉन्च अ मैन्ड मिशन। इसमें मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दे सकते हैं कि यहाँ पर जो ये लॉन्चिंग होने वाली है श्रीहरिकोटा से, उसके बाद ये यहाँ पर जाकर के जब ये मिशन यहाँ वापस आएगा, जब इसकी लैंडिंग होने वाली है अरेबियन सी में, इस पर्टिकुलर लैंडिंग का एक ट्रायल रन इंडिया ऑलरेडी कंडक्ट कर चुकी है। आज से लगभग 7 इयर्स पहले की बात है। उस ट्रायल रन का जो एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, मैं चाहता हूं कि आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। काफ़ी आसान है उसका नाम, आई वॉन्ट यू टू टेल दैट आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। तो ये कुछ इसके कई सारे बेनिफिट्स होंगे अगर हम लोग गगनयान मिशन को सक्सेसफुली यहाँ पे कंडक्ट करवा देते हैं। कई सारे बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, लेकिन मैं पर्सनली मानता हूँ सबसे जो बेहतरीन बेनिफिट होगा वो क्या होगा कि भारत के जो युवा है, जो हमारी कंट्री के यूथ हैं, वो आगे जाकर के साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और बड़ी चुनौतियों को भी लेने के लिए यहाँ पे उत्सुक होंगे और ज़्यादा इंस्पायर होंगे अगर इस मिशन को इंडिया सक्सेसफुली यहाँ पे कंडक्ट करवा देता है। एंड ऑब्वियसली आप देखते ही होंगे, हमने मंगलयान मिशन अच्छे से कंडक्ट करवाया तो उसको लेकर हमने एक मूवी बनाई बॉलीवुड में। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये चीज़ें और पॉपुलर कल्चर में आती हैं और लोगों तक पहुँचती हैं और लोग जो हैं इस फील्ड में आने के लिए उत्सुक बन जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं EOS-04 ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के बारे में। ये वैसे तो एक बड़ी ही नॉर्मल सी सैटेलाइट है जो कि भारत ने लॉन्च करी थी, लेकिन ये विशेष क्यों बन जाती है, बिकॉज दोस्तों ये 2022 का असल में पहला लॉन्च था। और इस पर्टिकुलर लॉन्च में असल में इसरो के द्वारा इस सैटेलाइट के साथ 2 और छोटी सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया गया था। आपके सामने ये वाली न्यूज़ कटिंग अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूं आपको। इसरोज फर्स्ट मिशन इन 2022 PSLV C-52 सक्सेसफुली लॉन्चेस EOS-04। EOS बाय द वे स्टैंड्स फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 एंड 2 को पैसेंजर सैटेलाइट्स। ठीक है, ये वाली खबर आप लोग यहाँ देख सकते होंगे। February 14, 2022 की ये वाली न्यूज़ है। इसमें जो बाकी 2 और सैटेलाइट्स को भेजा गया है, इस फोटो को भी थोड़ा देखिए ध्यान से। जो दूसरी सैटेलाइट है उसका नाम है InspireSat-1 और जो तीसरी सैटेलाइट है ये इसका नाम है INS-2TD। दोनों सैटेलाइट्स का वेट देखिए बहुत कम है, वो 8 किलो के आसपास की है, 17 किलो के आसपास की है।
लेकिन जो मेन सैटेलाइट थी वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 थी और इसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 1710 केजी के आसपास का है। इसकी जो मिशन लाइफ थी ये भी काफ़ी लंबी है, क्योंकि ये काफ़ी महंगी सैटेलाइट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सैटेलाइट मानी जाती है। तो ये 10 साल का मिशन लाइफ है और इंस्पायर सैट का और INS-2D का जो मिशन लाइफ है दैट इज 1 ईयर एंड 6 मंथ्स रिस्पेक्टिवली। आपको बता दूं, इंडिया अभी तक कई सारी जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं उनको भेज चुका है। अभी तक आपने नाम सुना होगा फॉर एग्जाम्पल RISAT रिसोर्स इमेजिंग सैटेलाइट के बारे में। फिर आपने दोस्तों नाम सुना होगा कार्टोसैट के बारे में, जो हम लोग बेसिकली कार्टोग्राफी के लिए सैटेलाइट्स भेजते हैं। सो जितनी भी सैटेलाइट्स जो हमने ऑलरेडी भेजी हुई हैं, रिसैट, कार्टोसैट जैसी सैटेलाइट्स, इन्हीं सैटेलाइट्स को ऑगमेंट करने के लिए, सप्लीमेंट करने के लिए ये वाली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को भेजा गया है अंतरिक्ष में हमारी इसरो के द्वारा। यहां पर हम लोग बात करते हैं इससे जुड़े हुए सवाल की विद रेफरेंस टू EOS। वैसे मैंने सब चीजें आपको बता दी हैं तो सवाल का जवाब देना काफी आसान होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज अ रेडार इमेजिंग सैटेलाइट केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी images under all weather conditions. The satellite has a mission life of 50 years. तो ये तो साफ साफ गलत है। मैंने आपको बता दिया कि इसकी सैटेलाइट की जो लाइफ है वो 10 साल की है। इट इज अ रेडार इमेजिंग सैटेलाइट, बिल्कुल सही बात है। ये हाई क्वालिटी इमेजेस देगा अंडर ऑल वेदर कंडीशंस, बिल्कुल सही बात है। इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, हेंस ऑप्शन नंबर ए आपका बन जाएगा सही जवाब। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में। ये एक रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है, ये हर तरह की आपको हाई क्वालिटी इमेज देगी। इसका जो मेन काम होगा, इट विल बी कैप्चरिंग द इमेजेस फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फूड, फ्लड मैपिंग, सॉइल मॉइस्चर एंड हाइड्रोलॉजी। और इसकी जो मिशन लाइफ है ये कुल मिला के 10 साल की होने वाली है। इसको लॉन्च किया गया था भारत का कुल मिला के अभी जो है एक अकेलौता स्पेस पोर्ट है श्रीहरिकोटा में, दैट इज सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश में, वहां से इसको लॉन्च किया गया था। एक और सवाल आपसे पूछता हूं कि भारत एक और स्पेस पोर्ट की प्लानिंग कर रहा है, साउथ इंडिया में ही है। एक और हिंट देता हूं, तमिलनाडु में है। आपको उस जगह का नाम बताना है कि वो जगह कौन सी है जहां पर इसकी डेवलपमेंट भारत सरकार के द्वारा आज की डेट में करवाई जा रही है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आदित्य L1 मिशन के बारे में। काफ़ी लंबे टाइम से सुर्खियों में चलता आ रहा है कि इसकी लॉन्चिंग होगी, बट ऑब्वियसली इट्स अ वेरी वेरी बिग प्रोजेक्ट, तो इसमें काफ़ी समय लग रहा है। एंड दिस इज द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो कि हमारी इसरो के द्वारा यहाँ पे टेकअप किया गया है। अगर ये सक्सेसफुली हो जाता है, आई थिंक दैट विल undoubtedly establish ISRO as one of the leading space agencies across the world. So with reference to Aditya L1 mission, consider the following statements. It is India's first solar mission. I think ये तो बिल्कुल ट्रू है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। It is a joint effort of ISRO, NASA and European Space Agency. जी नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें केवल इसरो ही भाग ले रही है, बाकी कंट्रीज में भाग नहीं ले रही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब बन जाएगा। आदित्य L1 के बारे में बताना चाहूँगा, ये इंडिया का पहला सोलर मिशन है। एंड इंटरेस्टिंगली इसको GSLV के थ्रू नहीं बल्कि PSLV की जो एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन है उसके माध्यम से इस पर्टिकुलर आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। और L1 जो कि एक पॉइंट है वहां पर प्लेस किया जाएगा। L1 जो पॉइंट है, इट इज एक्चुअली, इसकी फुल फॉर्म है लैग्रैंजियन पॉइंट 1, जो कि सन अर्थ सिस्टम के बीच में एक स्पेसिफिक पॉइंट है जो कि देखने को मिलता है। इसको हम लोग हेलो ऑर्बिट बोलते हैं। यहां पर जाके इसको प्लेस किया जाएगा और यहां पर इसको इसलिए प्लेस किया जा रहा है सो दैट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सन का और अर्थ का बैलेंस हो सके और ये वाला जो आपका सैटेलाइट है ये सही तरीके से वहां पे काम कर सके। दिस इज नॉट जस्ट अ सैटेलाइट, आपको बता दूं ये एक स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है और इसमें कई सारे पेलोड्स होने वाले हैं। सो इसमें जो अलग अलग पेलोड्स होंगे वो सन के कोरोना को स्टडी करेंगे, सोलर एमिशंस को स्टडी करेंगे, सोलर विंड्स को स्टडी करेंगे, फ्लेयर्स को स्टडी करेंगे, कोरोनल मास इजेक्शंस को स्टडी करेंगे एंड इट विल ऑल्सो कैरी आउट राउंड द क्लॉक इमेजिंग ऑफ द सन। तो ये एक बहुत ही बड़े लेवल की एक्सटेंसिव ऑब्जर्वेटरी होने वाली है जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च करी जाएगी। मैं आपको इसके साथ जुड़े हुए एक दो तथ्य बताना चाहता हूं जो कि L1 पॉइंट को लेकर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। सो L1 जो कि यहाँ पे L है ये स्टैंड करता है लैग्रांज पॉइंट्स के लिए। सो लैग्रांज पॉइंट्स दे आर नेम्ड आफ्टर जोसेफी लुइस लैग्रांज। दे आर पोजीशंस इन स्पेस वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ टू बॉडीज प्रोड्यूस एनहांस्ड रीजन्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। इस तरीके से बनाया जाता है कि जो बॉडी वहां पे प्लेस करी गई है वो ज्यादा हिले नहीं, सो दैट वो अपना काम सही से कर सके। और ये वाला जो पॉइंट है L1 का जो पर्टिकुलर पॉइंट है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर्स के आसपास का है। तो उसका ऐसा मान लीजिए 1/100 कर लेंगे तो 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम दी अर्थ की दूरी पे आपको L1 का पॉइंट देखने को मिल जाता है। अगर आप किसी सैटेलाइट को यहाँ पे प्लेस करते हैं L1 पॉइंट पे, इट हैज द मेजर एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूसली व्यूइंग द सन विदाउट एनी ऑकल्टेशन और एक्लिप्सेस। यानी कि जो एक्लिप्स भी आते हैं ना
वो भी यहाँ पर आके इसकी ऑब्जर्वेशन के अंदर इंटरफेरेंस या दखल अंदाजी नहीं करते हैं। तो ये बहुत ही एक विशेष पॉइंट है जो कि यहाँ पर सर्च किए गए थे बाय दिस पर्टिकुलर साइंटिस्ट कॉल्ड एज जोसेफ लुई लैग्रांज। तो इन्हीं के नाम पे ये वाले पॉइंट को रखा गया है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते होंगे कई सारे पॉइंट्स हैं, L1 है, L2 है, L4 है, L5 है और L3 भी आपको देखने को मिलते हैं। तो कुल मिला के 5 आपको लैग्रांज पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इंडिया का जो मिशन है ये आपका L1 पॉइंट के ऊपर रखा जाने वाला है। राइट, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भुवन पोर्टल को लेकर। इसको लेकर यूपीएससी ऑलरेडी एक बार एक किसी क्वेश्चन में एक सिंगल स्टेटमेंट पूछ चुकी है। द भुवन पोर्टल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन ट्राइबल एरियाज, जियोस्पेशियल डेटा एनालिसिस, माइनिंग एक्टिविटीज एंड इट्स कंट्रोल बोथ बी एंड सी। अगेन आपको हिंट लग गया होगा, सिंस हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पे नहीं होगा। जियोस्पेशियल डेटा एनालिसिस एंड माइनिंग एक्टिविटीज एंड इट्स कंट्रोल, इन दोनों चीज़ों को हेल्प करवाएगा आपका भुवन का पोर्टल एंड हेंस ऑप्शन नंबर डी विल बिकम योर करेक्ट आंसर, बोथ बी एंड सी। भुवन पोर्टल के बारे में आपको कुछ विशेष तथ्य बताना चाहूँगा। भुवन जो है ये एक इनिशिएटिव वैसे तो इसरो का ही है, लेकिन इसमें इसरो के साथ असल में एक प्राइवेट कंपनी भी है जिसने की भागीदारी ली है, उसका नाम है मैप माई इंडिया। ये एक इंडिया की प्राइवेट कंपनी है, स्टॉक मार्केट पे भी लिस्टेड है। इसरो एंड मैप माई इंडिया हैव पार्टनर्ड टू कम अप विद एन इंडिजिनस जियोस्पेशियल पोर्टल जिसका नाम है भुवन। तो आपको भुवन के बारे में मैं अगर आसान शब्दों में कहना चाहूँ तो आप कई सारे ऑब्वियसली लोग ऐसे होंगे जो कि गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते होंगे, तो हम भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंडिया ने सोचा कि हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। तो गूगल मैप्स का इस्तेमाल अगर हम नहीं करें, उसमें जो सैटेलाइट व्यू आता है अगर आप उसको देखेंगे, वो काम यहाँ पे भुवन कर रहा है। लेकिन गूगल मैप्स तो पूरी दुनिया में चलता है, लेकिन भुवन जो है ये इंडिया लेवल पे काम करता है। एक तरीके का वेब पोर्टल है जिसके माध्यम से विच यू कैन यूज टू फाइंड एंड एक्सेस ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन एंड एसोसिएटेड ज्योग्राफिक सर्विसेज वाया द इंटरनेट। सो कई सारे फायदे आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं भुवन के माध्यम से। Bhuvan gives a gateway to explore and discover virtual Earth in 2D, 3D space with tremendous value addition possibilities at the user end. तो ये अभी एक डेवलपिंग स्टेज में है। हालांकि इसको हमने शुरू तो कर दिया था बनाना, लगभग 5-6 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है और इसमें डेटा जो है वो ऐड होते जा रहा है। इसमें हम लोग कई सारी चीज़ें ऐड कर चुके हैं, जैसे कि हम लोग इसमें माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। इंडिया में अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानना है कि कहाँ देखने को मिलती है तो भुवन पोर्टल आपको हेल्प करता है। ये देखिए भुवन पोर्टल है जो कि इसका वेब पोर्टल बना हुआ है एंड बहुत अच्छे मैप्स आपको देखने को मिलते हैं। मैं पर्सनली काफ़ी इसका इस्तेमाल करता हूँ बिकॉज इसमें हमें इंडिया का जो मैप है वो एकदम एक्यूरेट देखने को मिलता है। तो आप लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरीके से इंडिया के द्वारा बनाया गया देसी गूगल मैप्स है और अभी उतने बड़े पैमाने पर नहीं काम करता, केवल इंडिया लेवल पर ही काम कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नाविक। आई थिंक नाविक को लेकर जब से नाविक की लॉन्चिंग हुई है प्रॉपरली 2015 के बाद से यूपीएससी दोस्तों 3 बार सवाल पूछ चुकी है। एक बार इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर सवाल जो है वो मेंस में आया है और 2 बार इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर सवाल जो है वो पीटी में आ चुका है। IRNSS has 5 satellites in geostationary orbit and 3 satellites in geosynchronous orbit। तो ये हमेशा एक फाइट रहती है कि कितनी जियोस्टेशनरी में है, कितनी जियोसिंक्रोनस में है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पूछी जा रही है कि कितनी किस में है। मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड रिलायबल पोजीशन, नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विसेज ओवर इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों रिवर्स करी हुई है। इसमें जियो स्टेशनरी में असल में 3 सैटेलाइट्स हैं और जियो सिंक्रोनस में असल में 5 सैटेलाइट्स हैं। और ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे ट्रू है, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली बिकम्स योर करेक्ट आंसर। इसके बारे में कुछ एडिशनल आपको फैक्ट्स बताना चाहूँगा। ये एक इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। सो IRNSS की फुल फॉर्म एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फुल फॉर्म है दैट दिस इज एन इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम विच इज डेवलप्ड बाय इसरो। इसका हमने एक लोकल नेम दिया था नाविक के नाम से, जिसकी अगेन फुल फॉर्म है नेविगेशन इन द इंडियन कॉन्स्टेलेशन। इसमें कुल मिला के 8 सैटेलाइट्स थी, जिसमें 3 जो है वो जियो स्टेशनरी में है और 5 जो है वो जियो सिंक्रोनस में आपको देखने को मिलती हैं। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अगेन गूगल मैप्स का ही आपको उदाहरण देता हूं तो गूगल मैप्स जो है वो असल में जीपीएस के माध्यम से चलता है। तो जीपीएस क्या है? जीपीएस भी एक तरीके से नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, लेकिन इसको बनाने वाला देश यूएसए है, जिसको कि हम लोग ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं।
जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है ये पूरे दुनिया में चलता है, लेकिन जो IRNSS है ये इंडिया और इंडिया के आसपास 1500 किलोमीटर के रेडियस में काम करता है। सो एक तरीके से रीजनल है, ऐसा भी नहीं कि केवल इंडियन है, ऐसा भी नहीं कि केवल डोमेस्टिक है, इंडियन रीजनल है, सब कॉन्टिनेंट में कई सारे और देशों को भी कवर करने की क्षमता ये रखता है। और ये जो है आपका IRNSS की क्षमताएं यहाँ पे बनाई गई हैं। इसमें आपको बता दूं कि इसमें कुल मिला के 2 तरह की सेवाएं देखने को मिलती हैं, एक इसमें मिलिट्री सेवाएं हैं और इसमें सिविल सेवाएं हैं। यानी कि जो मिलिट्री के लोग हैं वो तो इसका इस्तेमाल करते ही हैं, और जो सिविलियन लोग हैं यानी कि हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाली जो मिलिट्री सेवाएं हैं इनको हम लोग यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज बोलते हैं। सो कई सारी सेवाएं ऐसे हैं जो कि केवल मिलिट्री को ही अवेलेबल करवाई गई हैं, जो कि IRNSS को बनाने का मेन मकसद था, सो दैट हमारी डिपेंडेंस दूसरे सिस्टम्स के ऊपर यहाँ पर कम हो सके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एस्ट्रोसैट को लेकर। इसको लेकर खबर आई थी आज से लगभग 5-6 महीने पहले की बात है, 5-6 नहीं ज़्यादा हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 8-9 महीने हो चुके हैं। सितंबर 28, 2021 की इंडिया के द्वारा बनाई गई पहली स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है। इसको 6 साल हो चुके थे दोस्तों। इसकी लॉन्चिंग 2015 में हुई थी और 2021 में इसने अपने 6 साल जो है ये पूरे किए हैं। और ये 6 साल बहुत ही विशेष माने जा रहे हैं। आपको बता दूं कि जिस साल इसकी लॉन्चिंग हुई थी UPSC के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 2015 में ही इसको लेकर सवाल पूछा गया था, और अब 6 साल हो गए हैं तो सवाल आने के चांसेस फिर से एक बार बढ़ चुके हैं। With reference to AstroSat, consider the following statements. It is India's first multi-wavelength space telescope. It is ultraviolet imaging telescope, and then it is a multi-institutional collaborative project. All of the above. दोस्तों यहाँ पे जवाब है all of the above, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं बिल्कुल सही हैं। एस्ट्रोसैट क्या चीज़ है? ये कोई नॉर्मल यहाँ पे सैटेलाइट नहीं है, ये एक स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है। इसकी विशेष चीज़ क्या है? नॉर्मली जो आपकी जितनी भी सैटेलाइट्स होती हैं वो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर काम करती हैं। तो जो वो क्या करती हैं कि किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को डिटेक्ट करती हैं और उस वेवलेंथ को डिटेक्ट करने के बाद डेटा को ट्रांसमिट करती हैं। लेकिन जो एस्ट्रोसैट है ये इंडिया की फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है, विच हैज 5 टेलीस्कोप्स सीइंग थ्रू डिफरेंट वेवलेंथ्स साइमल्टेनियसली, विच इज विजिबल नियर UV, फार UV, सॉफ्ट एक्सरे एंड हार्ड एक्सरे। क्योंकि ये मल्टीपल और डिफरेंट वेवलेंथ्स पे काम करने की क्षमता रखती है, इसीलिए इसके नाम में मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप इसको बनाया गया है। तो कोई भी और टेलीस्कोप होगा सो वो एक वेवलेंथ पे या 2 वेवलेंथ पे काम करता है, लेकिन ये यहाँ पे मल्टीपल वेवलेंथ्स पे 5 वेवलेंथ्स पे काम करने की क्षमता रखती है, और ये इंडिया के द्वारा बनाई गई पहली स्पेस ऑब्जर्वेटरी थी। इट इज अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप केपेबल ऑफ इमेजिंग इन फार एंड नियर UV ओवर अ वाइड फील्ड ऑफ व्यू। इट इज अ मल्टी इंस्टीट्यूट कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग IUCAA, ये एक इंस्टीट्यूट है, उसके बाद इसरो है, देन TIFR मुंबई है, IIAP जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कहा जाता है बेंगलुरु है, एंड साथ में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद इसमें प्रमुख इंस्टीट्यूट्स हैं, और कई सारे छोटे मोटे इंस्टीट्यूट्स इसमें और भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एस्ट्रोसैट को लेकर अगर आपको एक सिंगल उसमें देखना है तो ये बेस्ट आपका हमने बैनर आपके साथ शेयर किया हुआ है। देखिए, इसको PSLV के थ्रू लॉन्च किया गया था, सितंबर 28, 2015 की बात है, ठीक है। फ्लाइट के साथ में इसमें कई सारी US की नैनो सैटेलाइट्स थी, इसको भी लॉन्च किया गया था। इंडोनेशिया और कनाडा की भी कुछ सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया था। PSLV C30 के माध्यम से लॉन्च किया गया था। मिशन लाइफ 5 ईयर्स की थी। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसकी लॉन्चिंग हुई थी SDSC, दैट इज फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर फ्रॉम हरिकोटा। इसमें जो अगेन PSLV आपको मालूम होगा कि इसकी जो स्टेजेस होती हैं ये सॉलिड स्टेजेस, इसमें कुल मिला के 4 स्टेज होती हैं, जिसमें कि सॉलिड लिक्विड का ऑल्टरनेट स्टेज आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गगन के बारे में। गगन भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। पिछले कुछ सालों में सवाल तो नहीं देखा है, PCS में कई बार सवाल देखने को मिला है, UPSC में सवाल नहीं देखा है। गगन जो है इसको लेके देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। गगन पहली बात तो एक एक्रोनिम है, यानी कि इसकी एक फुल फॉर्म है। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म को जान लेते हैं। दैट इज गगन की फुल फॉर्म है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। तो GPS के बारे में अभी अभी आपको मैंने बताया, तो गगन बेसिकली उसी GPS की मदद लेते हुए नेविगेशन को और ऑगमेंट करवाता है। बनाने वाले इसमें 2 संस्थान जुड़े हुए हैं, एक तो आपका ऑब्वियसली इसरो ही है, दूसरा आपका एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, AA आपको यहाँ देखने को मिलती है। इन दोनों ने मिलकर के इस गगन सिस्टम को बनाया है। इस सिस्टम को एक कैटेगरी में भी हम लोग डाल सकते हैं। वो कैटेगरी क्या है? दैट इज स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम, पॉपुलरली कॉल्ड एज SBAS। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा बेसिकली ये है
कि हम लोग जो हमारी इंडिया में आने वाली फ़्लाइट्स हैं, जो इंडिया में चलने वाली फ़्लाइट्स हैं ना, हम उनके लिए बेस्ट पॉसिबल नेविगेशनल सर्विसेज देना चाहते हैं। देखिए, ट्रेन्स के लिए हुआ, गाड़ियों के लिए हुआ, इनके लिए नेविगेशन सेवाएं देना उतना कठिन काम नहीं है, लेकिन फ्लाइट्स के लिए नेविगेशन सेवाएं देना बहुत ही मुश्किल काम होता है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट नेविगेशन इन द एयर, इन द एटमॉस्फेयर, जिसके चलते उनको बेस्ट पॉसिबल सेवाएं देनी पड़ती हैं ओवर द इंडियन फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन, और ये चीज़ यहाँ पे गगन करता है, इसीलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इसके अंदर इंक्लूड करवाया गया है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ सैटेलाइट्स एंड ग्राउंड स्टेशन दैट प्रोवाइड जीपीएस सिग्नल करेक्शंस गिविंग यू बेटर पोजिशन एक्यूरेसी। यहाँ पर आप लोग देखिए कि कई सारे सिस्टम्स मिलजुल के काम करते हैं। ये देखिए यहाँ पे जीपीएस, उसके बाद ये कई सारे छोटे मोटे सिस्टम्स हैं, ये INMCCC, देन INLUS, ये कई सारे, इनकी फुल फॉर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये कई सारे सिस्टम्स मिलकर के किसी भी हमारी फ्लाइट को डायरेक्शन देने में, दिशा दिखाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, और इसमें साथ ही में सैटेलाइट्स का भी रोल आता है। सो कई सारी चीज़ें मिलकर के काम करती हैं, इसीलिए ये एक मल्टीपल चीज़ों पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे आप देखिए सिस्टम ऑफ सैटेलाइट्स भी है, ग्राउंड स्टेशंस भी है, जिसकी वजह से आपकी बेटर पोजीशन एक्यूरेसी आपको देखने को मिल जाती है। इट इज़ द फर्स्ट सच सिस्टम डेवलप्ड फॉर इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज इन द इक्वेटोरियल रीजन। देयर आर ओनली 4 स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम्स अवेलेबल इन द वर्ल्ड। इंडिया का गगन है, USA का वास है, यूरोप का एग्नॉस है, और जापान का एमसास है। तो ये केवल 4 कंट्रीज़ ने अपने लिए इस तरह के सिस्टम्स को बनाया है, जो कि भारत भी उसमें एक आपको देखने को मिल जाती है। अब इस सवाल को देख लीजिए, इट इज़ द कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ इसरो एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है। इट इज़ द फर्स्ट सच सिस्टम डेवलप्ड फॉर इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज इन द इक्वेटोरियल रीजन। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी आपका बन जाता है सही जवाब। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं NSIL के बारे में। विद रेफरेंस टू न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पिछले साल काफ़ी सुर्खियों में रही, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य आपको बताना चाहूँगा। रिसेंटली इसरो के द्वारा अपनी एक नई कमर्शियल आर्म को इनॉग्रेट किया गया है। यहाँ पे काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको याद करवा दूँ कि अभी तक क्या था। आपने इसरो की एक जो पुरानी चल रही कमर्शियल आर्म है उसका नाम सुना होगा। उसका नाम दोस्तों अंतरिक्ष कॉरपोरेशन के नाम से आपने नाम सुना होगा। तो इसरो जो है वो भारत के लिए बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी लेकर आती है। कैसे? और हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को भी कम करने में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाती है। कैसे? जो भी एक्टिविटीज़, जो भी चीज़ें इसरो करती है किसी और देश के लिए, तो उसके लिए ऑब्वियसली वो वाला देश हमें पेमेंट करेगा। ये पूरी की पूरी चीज़ों का जो भी रेगुलेशन है, जो भी मार्केटिंग, जो भी चीज़ें होती हैं, वो इसरो की अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन के द्वारा करी जाती हैं। अंतरिक्ष जो है वो अभी भी ऑपरेशनल है। अंतरिक्ष विल बी हैंडलिंग इसरोज कमर्शियल डील्स फॉर सैटेलाइट्स एंड लॉन्च व्हीकल्स विद फॉरेन कस्टमर्स। तो वो अभी भी काम कर रही है, लेकिन साथ ही में हमने एक और यहाँ पे कमर्शियल आर्म को डेवलप किया है जिसका नाम है NSIL। इट विल बी डीलिंग विद कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ लोकल इंडस्ट्री फॉर स्पेस मैन्युफैक्चरिंग। अब इंडिया क्या कर रहा है? वी आर नाउ वेंचरिंग इनटू कि हम स्पेस के सेक्टर को भी प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, बल्कि इसके लिए भारत सरकार के द्वारा एक नई पहल भी ली गई थी जिसका नाम है इन स्पेस। ये वाली जो पहल है इन स्पेस के नाम से, ये भी हमने इसीलिए ली थी सो दैट हम चाहते थे कि स्पेस के अंदर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, लोकल इंडस्ट्रीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो आकर के बेसिकली अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाएं और अल्टीमेटली उन का भी हम लोग एक्सपीरियंस इस्तेमाल करते हुए हमारे स्पेस सेक्टर को और बेहतर कर सकते हैं। सो NSIL उन चीज़ों के लिए बनाई गई है। इट विल डील विद द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ लोकल इंडस्ट्री फॉर द स्पेस मैन्युफैक्चरिंग। ये इसका मेन पर्पस है। वन ऑफ द मैंडेट इज टू मास प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर दी SSLV के बारे में आपको बताऊंगा। ये बेसिकली हमारा स्मॉल स्टेज सॉलिड व्हीकल है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जो कि भारत ऑलरेडी बना चुका है। तो ये वाला काम भी यहाँ पे इसको दिया गया है NSIL को। एंड द मोर पावरफुल PSLV इन पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया थ्रू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो अभी तक PSLV को ही इसरो बनाती है, ये कह रहे हैं कि अब आप मत बनाओ, अब लोकल इंडस्ट्री को देना है, लेकिन उसके लिए बीच में हमने एक मीडिएटर बना दिया है जो कि NSIL के रूप में काम कर रहा है। तो ये काम मेन NSIL का है। इसके लिए ऑलरेडी हम लोग 100 करोड़ रुपए यहाँ पे दे चुके हैं और आगे जाकर के हमने इनको पेड अप कैपिटल दिया है 10 करोड़ रुपए का, सो दैट ये लोग इन एक्टिविटीज को शुरू कर सकें। इसका मुख्यालय दोस्तों ध्यान रखिए बेंगलुरु में आपको देखने को मिल जाएगा। It was incorporated for commercially utilizing research and development activities carried out by ISRO। बिल्कुल सही बात है। अंतरिक्ष भी यही कर रहा है, लेकिन ये भी यही कर रहा है, तरीका अलग है। It also intends to increase industrial participation in the space technology sector। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो, कैच देम यंग प्रोग्राम रिसेंटली सीन इन द न्यूज। अगेन आपको आइडिया लग चुका होगा क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर
इसरो के बारे में। सो नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसरो, बोथ BNC, यू कैन टेल मी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देखेंगे जो कैच देम यंग प्रोग्राम जो है ये इसरो के द्वारा बनाया गया है। इसरो हैज चॉक्ड आउट दिस प्रोग्राम टू कैच देम यंग। इसमें बेसिकली क्या है, एक रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। कुछ लोगों को चुना जाएगा और जो ये लोग हैं, इनफैक्ट बच्चे हैं, इनको चुना जाएगा इनके 8वीं कक्षा में जो इनके नंबर आए हैं उसके आधार पर। और ये जो बच्चे हैं ये बेसिकली रूरल एरिया से चुने जाएंगे, ज़्यादा वेटेज दी जाएगी, हैव बीन गिवन स्पेशल वेटेज इन द सिलेक्शन क्राइटेरिया। इन बच्चों को चुना जाएगा और इनको अपने समर हॉलीडेज में 2 वीक्स का एक रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए बुलाया जाएगा, जहां पर जो है इनको और ट्रेनिंग दी जाएगी सो दैट ये लोग आगे जाकर के इंडिया के स्पेस सेक्टर में अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकें। दे आर सिलेक्टिंग 3 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच स्टेट/यूनियन टेरिटरी टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम कवरिंग स्टेट, CBSE एंड ICSE सिलेबस। ये वाला काम यहाँ पे कैच देम यंग प्रोग्राम के द्वारा करवाया जा रहा है। इसके बाद अगर बात करें कुछ छोटी मोटी टिटबिट्स एंड न्यूज़ हैं, उसके बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। सबसे पहले है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम इंडिजिनसली डेवलप्ड बाय इसरो टू लॉन्च रॉकेट्स। इट वुड हेल्प टू मीट द डिमांड ऑफ ग्लोबल लॉन्च सर्विसेज। कई सारी कंट्रीज अब अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च करना चाह रही हैं। सो छोटी छोटी सैटेलाइट्स, नैनो सैटेलाइट्स, माइक्रो सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए SSLV प्रोग्राम इसरो यहाँ पे एग्जीक्यूट कर चुकी है सक्सेसफुली। और ये बेसिकली इसका फायदा क्या है कि कल को भारत के लिए फॉरेक्स रिजर्व इकट्ठा होगा, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी यहाँ पे कम हो सकता है। ये पूरा का पूरा जो दारोमदार है ये रखा गया है NSIL के ऊपर, जो कि एक PSU है जो कि यहाँ पे इनकी हेल्प करेगी। निसार काफ़ी टाइम से सुर्खियों में चल रहा है, थोड़ा डिले हुआ है कोविड-19 की वजह से। निसार बेसिकली सिंथेटिक अपर्चर रेडार है, नासा इसरो SAR इसको कहा जाता है, रिसेंटली प्रपोज्ड। इट इज ऑप्टिमाइज फॉर स्टडिंग हैजार्ड्स इन ग्लोबल एनवायरमेंटल चेंज एंड कैन हेल्प मैनेज नेचुरल रिसोर्सेज बेटर। शुक्रयान बड़ा आसान है, प्रपोज किया गया है, पता ये नहीं पता कि कब लॉन्च होगा, लेकिन ये वीनस को भारत सरकार का या इसरो का पहला वो मिशन होगा जो कि हम लोग भेजेंगे। इसके साथ में वेदास है और मॉसडैक है, दोनों को रिसेंटली लॉन्च किया गया है। वेदास क्या चीज़ है? इट इज एन ऑनलाइन जियो प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म दैट यूजेस ऑप्टिकल, माइक्रोवेव, थर्मल एंड हाइपरस्पेक्ट्रल EO डेटा कवरिंग एप्लीकेशंस पर्टिकुलरली मेंट फॉर एकेडमिया, रिसर्च एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। EO का मतलब क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि अलग अलग डेटा को इकट्ठा करके दे रहा है सो दैट उन चीज़ों को आगे जाकर के एकेडमिया के लोग, रिसर्च के लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकें। इसका नाम है वेदास, ये एक एक्रोनिम है, विजुअलाइजेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा एंड आर्काइवल सिस्टम। उसके बाद मॉसडैक है, मेट्रोलॉजिकल एंड ओशनोग्राफिक सैटेलाइट डेटा आर्काइवल सेंटर। इट्स अ डेटा रिपोजिटरी फॉर ऑल द मेट्रोलॉजिकल मिशंस ऑफ इसरो एंड डील्स विद वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ओशनोग्राफी एंड ट्रॉपिकल वाटर साइकिल्स। सो ये कुछ और छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए। इसके साथ हम लोग आज के सेट को समाप्त करते हैं, लेकिन दोस्तों हम जल्द ही सेट नंबर 2 लेकर आएंगे, जिसमें कि मैं आपके लिए लेकर आऊँगा जो भी मिशंस नासा और अदर इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज के द्वारा लॉन्च करे गए हैं, उसको लेकर हम लोग सेट 2 आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं UPSC IAS एग्जाम की, तो दोस्तों टेक्स्ट बुक आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल दामों में सिंगल सब्सक्रिप्शन लेकर आया है, जिसमें कि आप लोग घर बैठकर इंडिया के टॉप एजुकेटर से अपनी तैयारी को बूस्ट करवा सकते हैं। इसका जो दाम है दैट इज़ मेयरली 2500 रुपीज़ पर मंथ, और इसमें आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग A2 सर कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।